हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए। सर क्या लेकर आए हैं? आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी की। सर कितने क्लास 12th हिंदी के यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए 14 टॉपिक। कितने सर? 14 टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। अच्छा, इस 14 टॉपिक में आपको पता है जो मैंने आपको अभी लिखवाया था ना, लिखवाया था कि नहीं? कल ही मैंने 40 टॉपिक में पढ़ाया हूँ। अब उन्हीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं से सिलेक्टेड प्रश्न को उठाएंगे और मैं वही टॉपिक आपका मैं कवर करवाता जाऊंगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए मैंने राष्ट्र का स्वरूप वहां पे बताया था कि राष्ट्र के स्वरूप के सभी आपको गद्यांश तैयार करना है, नौका विहार के सभी पद्यांश तैयार करने हैं। तो राष्ट्र के स्वरूप और साथ ही साथ क्या बोला था कि अशोक के फूल, तो अशोक के फूल वाला है। तो अब मैंने क्या किया कि राष्ट्र के स्वरूप से एक गद्यांश लिया, अशोक के फूल से एक गद्यांश लिया, साथ ही साथ नौका विहार से मैंने एक पद्यांश लिया। फिर जो जीवन परिचय लिखा था वो मैंने सेलेक्ट किया, फिर निबंध जिस पर मैं करा था वो टॉपिक में लेकर अब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है ना? हमारे पास 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो जो मैं आपको ये 40 टॉपिक लिखवाया हूँ, तो 40 टॉपिक भी अपने आप में एक हैं, औहदा रखते हैं नंबर दिलाने का। तो उन्हीं टॉपिक को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे कर करके। ठीक है ना? साथ ही साथ पेपर पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए सर, ये अच्छा, ये 14 टॉपिक जो है ये 60 नंबर के हैं। सर इसमें है क्या क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहला टॉपिक मैंने बहुविकल्पी लिया, जिसमें 2 टॉपिक गद्य और पद्य से आपके 10 बहुविकल्पी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको गद्यांश मिल जाएगा राज के स्वरूप से और अशोक के फूल से। फिर पद्यांश मिल जाएगा, फिर जीवन परिचय सर किस पर? कवि पर, कवि पर। उसके बाद सर एक कहानी मिल जाएगा। कहानी मैंने 2 लिखवाया था ना, पंचलाइट और बहादुर। तो ये आपकी कहानियां हो जाएंगी। उसके बाद रस छंद अलंकार मैंने यहाँ पे लिया है, एक रस ले लिया है, एक छंद ले लिया है, एक अलंकार। इसी प्रकार से आने वाली वीडियो में सब कुछ कर देंगे। फिर हम एक इसमें पत्र लेखन लिए हैं, एक क्या है आपका निबंध लेखन। तो ये मैंने आपका यहाँ पे लिया है। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी को कैसे पेपर में आएंगे पैटर्न देखते हुए, कुछ 2 एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे। आपको होमवर्क देंगे कि हाँ आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला यहाँ पे है बहुविकल्पी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है सर कवि वचन सुधा। जो सर कवि वचन सुधा है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पत्रिका का नाम है सर, नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आपका खवाला श्रद्धा भक्ति निबंध के सर लेखक है सर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल किसके हैं सर? श्रद्धा भक्ति के क्या है सर? निबंध है। अगला यहाँ पे सर जी प्रश्न है, क्या है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं सर। रंगभूमि उपन्यास के लेखक सर कौन है सर? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र किसके हैं सर जी? रंगभूमि उपन्यास के क्या है सर? लेखक है। क्या है? लेखक है। अगला यहाँ पे कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशा की हार के कहानी के लेखक कौन है सर? शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है सर जी? शिव प्रसाद हिंद है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह है। अगला है यहाँ पे राष्ट्र का निबंध, जो सर क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरगवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह वासुदेव सरगवाल का किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो हमारा लिया गया सर पृथ्वी पुत्र से कल लिया गया। कहाँ से? पृथ्वी पुत्र से। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, क्या है? गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो गिरजा कुमार माथुर याद कर लीजिए, आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं सर जी गिरजा कुमार माथुर? आधुनिक काल के कवि हैं। कौन सर? गिरजा कुमार माथुर भाई साहब। ठीक, चलिए अगला सर यहाँ पे है आपका छ वाला प्रश्न। क्या बोल रहा है? प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है सर? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल सर कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल नोट कर लीजिए। कौन है सर जी? यह आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। और जो मैं आपको पेपर भी ला रहा हूँ, जैसे इंग्लिश का ले आऊंगा, धीरे धीरे आर्ट की भी मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी की अभी आ रही है, वो सारी क्लासेस भी आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका गवाला लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं सर। लहर किसकी है? महादेव वर्मा की है। साथ ही साथ अगर यामा आ जाए, क्या आ जाए सर? यामा, तो ये भी काव्य कृति किसकी है सर जी? ये भी हमारी महादेव वर्मा की है। अगला है यहाँ पे सर जी, क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के नवम सर्ग में है। किस सर्ग में है सर? ये नवम सर्ग में है। अगला यहाँ पे परिवर्तन
किस कवि की रचना है? जो सर परिवर्तन है वो है सुमित्रानंदन पंत की। सर किसकी है परिवर्तन? सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे आप लोग तीसरा वाला। अब तीसरा जो मैं टॉपिक लिया हूँ इसमें दो टॉपिक हैं। एक आपके राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा नंबर है, इसमें 3 टॉपिक लेके चलिए। एक राष्ट्र के स्वरूप का, एक अशोक के फूल का है। ठीक है ना गद्यांश। तो देन आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेपर में कैसे आता है मैं वो भी बता दूं। ये 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। दिया क्या रहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़िए, टॉपिक भी पढ़िए। आपका 95% प्रश्न यहीं से हो जाएगा। परेशान नहीं होना है सर। क्या है? यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया गया है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी की वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? सूचित करता है। क्या करता है? सूचित करता है। सबसे पहला चीज ये बताइए, ये किस गद्यांश से लिया गया है? तो अगर यहाँ पे दिया है सर राष्ट्र, क्या दिया है सर जी? राष्ट्र। तो आप सीधा बोलिए यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक सर कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल। सर कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल। तो सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो आप सीधा लिखेंगे सर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको देखकर यार आप लोगों का सरदर्द होता है, तो मैं आपको बताता चलूं, इसको देख के सरदर्द अब आज से नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा? जरा वो गौर फरमाइए यहाँ पे। इसलिए क्योंकि आपको चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। जैसे अगर वो दे दिया, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या अधिकार है? आप सेम टू सेम उतार दीजिए, 1 नंबर मिलेगा। आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। सर कितना नंबर मिलेगा सर? 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा सर आपको? 2 नंबर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ सीधा लिखेंगे, जो मनुष्य जन के धरा को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं, उन्हें ही उसका संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार है और वही जन पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या अधिकारी है? अगला है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? तो देखिए नीचे ही दिया गया है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। मतलब अगर हम ये सोचे कि माँ से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्यार करना चाहे तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे उत्तर? स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, अलग से आपको ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला यहाँ पे का भूमि और जड़ का दृढ़ बंधन क्या है? ये प्रमाण भाव ही भूमि और जन का क्या है? दृढ़ बंधन है। अगला है दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ बताइए। तो दृढ़ भित्ति का मतलब होता है आपका मजबूत दीवार और निष्कारण शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना किसी कारण के। अब पेपर में नहीं आता तो अथवा में करके पेपर में देता है। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है पेपर में, कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपको 10 नंबर का अलग से देगा। 10 नंबर का क्या अलग से देगा? ये देखिए अगला वाला आपका गद्यांश क्या है यहाँ पे? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत रूज का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ की उपेक्षा जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत सभ्यता उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई? मिट गई। सबसे पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। ऊपर सीधा वो दिया है अशोक का वृक्ष, यानी कि यह अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का जो शीर्षक है अशोक का फूल है और इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। काम खत्म। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो भैया अशोक का जो वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? तो अशोक का वृक्ष जो है विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत रूज का क्या है? प्रतीक है। देखिए वह कौन? अशोक का वृक्ष। यहाँ पे लिखेंगे अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूज का क्या है? प्रतीक है। अगला है यहाँ पे ग वाला, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से
सामंतवाद समृद्ध हुआ था। कौन सामंतवाद समृद्ध हुआ था? अगला यहाँ पे और ढह गए तो सीधा वे सामंत सभ्यता उखड़ गए और उनका क्या हो गया? समाज ढह गया। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना है। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया, मदनोत्सव की धूमधाम मिट गई। इसी को आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। इसी का क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए प्यारा सा कि यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? किसी कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आशा करते हैं कि नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, अगला है आपका यहाँ पे आएगा सर पद्यांश। मैं बताया ना रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, वो देखना। अब यहाँ पे आपका पद्यांश, ये पद्यांश जो है आपका 10 नंबर का पेपर में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। उसका व्याख्या बगल में, पहले इसको देख लेंगे। है क्या? इस धारा सा इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभिका नीला विकास शाश्वत, राशि का यह रजत हाथ शाश्वत, लघु लहरों का विकास। हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अमृत अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत द्वान। ठीक है ना? उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि मानो इस संस्कार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। हाँ, फिर आगे लिखेंगे। इस माध्यम से कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारा क्रम दूसरे किनारे की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है, जिस प्रकार धारा निरंतर बहती रहती है। आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है और जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है और कवि पंत जी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदनी जैसे हंसी अर्थात चांदनी की चिरस्थायी है और लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार का जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि कहते हैं कि जी चिंतनशील होकर भी मैं अपना अस्तित्व का सत्ता भू ज्ञान भूल गया हूँ और जीवन की शाश्वता का जल धारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोला जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया है। फिर है यहाँ पे जग का क्रम कैसा है? तो कवि के अनुसार इस जग का क्रम भी नदी की जलधारा के समान है। सर आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, जगह का क्रम कैसा है? तो देखिए आप ऊपर देखिए, इस धारा सा जग का क्रम, इस धारा सा, धारा किसमें है? नदी में होती है। तो नदी के प्रवाह की तरह इस जग का क्या है? क्रम है। तो बहुत सिंपल ही है यार, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नभ का नीला विकास कैसा है? तो नभ का नीला विकास शाश्वत है, अर्थात आकाश का यह विस्तार शाश्वत यानी सदा रहने वाला है। उद्गम और कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखे तो उद्गम का अर्थ क्या होता है? आविर्भाव या उत्पत्ति, और कर्णधार का अर्थ नाव में खेले वाल खे मतलब जो खेने वाले माझी होते हैं नाव चलाने वाले, उसको कहते हैं कर्णधार। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ नहीं करना है रेखांकित अंश में, मैं आपको फिर से वही बता दे रहा हूँ। जहां पे नीचे लाइन है उसी का अर्थ लिख दीजिए या सेम टू सेम उसी को शब्दों में बना के लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके सामने वाला देख के पढ़ के लिख लीजिएगा। इसमें टाइम लॉस नहीं करना है, ये आप कर लेंगे आसानी से, इसके चक्कर में ना पड़े ना। मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर करिएगा, बाकी आप कर लोगे। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, ये तो करवा दिए ना, हो गया। अगला यहाँ पे जो अगला वाला पांचवा टॉपिक है, यह है आपका लेखक का साहित्यिक परिचय आता है। लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं आता है, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर दिलाता है। सर कितने नंबर दिलाता है? 5 नंबर दिलाता है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 एक्स्ट्रा दे दूंगा बोनस में, होमवर्क के रूप में। एक मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग रटिएगा, ठीक है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सल्टूवाला, ठीक है? मैंने इसको आपको करवाया भी है कि आपको यही 40 टॉपिक पढ़ना है। उसी टॉपिक में से मैं कलेक्ट किया हूँ। इसमें आंसर करने वाले हैं वासुदेव सर अग्रवाल जी का। किसका सर? वासुदेव सर अग्रवाल जी का। चलिए लिखते हैं सर, कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय? तो लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेड़ा नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में
हुआ था। इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल कहाँ पर बीता भैया? लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की थी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डी.लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के ये अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने 1967 में, कब सर जी यहाँ पे लिखेंगे? 1967 में इस नश्वर संसार को क्या किया? छोड़ दिया। इनके प्रमुख कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो वो देख लीजिए यहाँ पे, मैंने हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखवाया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका निबंध, समीक्षा और शोध ग्रंथ। तो निबंध कौन-कौन से है? भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागंध्यारा, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे समीक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास कृत मेघदूत, ये सब इम्पोर्टेंट वही लिया है। उसके बाद शोध ग्रंथ पाणिकालीन भारत, भाषा शैली, तो इनकी भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी। लेखक के बाद आपका कवि का है। देखिए सर, कवि के 3 मैंने लिया है, 1 2 होमवर्क करिएगा, 1 मैं सॉल्व करा रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय हैं। यहाँ पे जो मैं आंसर देने वाला हूँ, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का आंसर देने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म काशी की एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और उनके पिता के बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में किंग्स कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाघर के नाम से ब्रजभाषा में एक समय्या लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था और उन्होंने वेद पुराण, इतिहास पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था और वे नागरी प्रचारी सभा के उपाध्यक्ष भी थे और क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 को प्रातः काल में 47 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया सर? देहांत हो गया। ठीक है ना? अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं हैं, नोट कर लीजिए सर कौन-कौन सी? कामायनी जो कि महाकाव्य है, उर्वशी जो कि चंपू काव्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक नाटक है, कोको छावास जो कविता है, प्रेमराज सज्जन एक नाटक है, कल्याणी परिणय जो कि एक एकांकी है, अजातशत्रु जो नाटक है, कामायनी एक नाटक है, आंसू एक काव्य है, जनमेजय का नाग एक नाटक है, प्रतिधन कहानी संग्रह है, एक घुट क्या है? एकांकी है और आकाशदीप क्या है? कहानी संग्रह है। उसके बाद आपके अगला टॉपिक यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा पंचराइट कथा वस्तु का सार लिखिए अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो मैं आपको पेपर जैसे रहता वैसे ही में टॉपिक करवा रहा हूँ, लेकिन वो भी सीखिए ना सर, क्योंकि आप यूट्यूब पर सब सीखने के लिए आए हैं। तो जैसे हमारे पेपर में आता है, जब मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा ना, तभी तो मजा आएगा ना सर, है कि नहीं? कसम से बैठेंगे ना, तो आप मुझे याद करेंगे। बस पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है यार, यूट्यूब पे एक-एक से महारत हासिल करने वाले पढ़ा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम यूनिक कुछ पढ़ाएँगे, ऐसा पढ़ाएँगे जो कि आपके पेपर में आएगा। जैसा पेपर बनता है सर, वैसे ही पढ़ाएँगे। कसम है सर, उनकी आग लगा देंगे पेपर में। एक बार कमेंट में बॉक्स में छाप दो यार। कसम खा लो सर, हम लेकर आएँगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो अमरकांत कृत कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता तथा उसके चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है, उस और उससे मतलब मारता पीटता है और ये क्रियाकलाप मध्यम वर्गीय परिवारों की शोषक मानसिक मानसिक अभिव्यक्ति को क्या करता है? प्रदर्शित करते हैं और बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीके से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार का एक छोटे यहाँ पे किस कार का नहीं, बल्कि किस प्रकार का रहेगा। प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है और मध्यम वर्गीय परिवार के सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखता है। यही प्रकट करना इस कथा का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है?
अगला यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया हूँ रस छंद अलंकार से। तो सबसे पहले यहाँ पे वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण लिखिए। शांत रस आप होमवर्क में करिएगा, मैं वीर रस करवाऊंगा। वीर रस किसे कहते हैं? जब युद्ध या किसी दुष्कर्म कार्य करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहाँ वीर रस की क्या होती है सर? निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? मंगल सगुन हो ही सब खाहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि साहत समाज उछाहू, मिलहि राम मिटई दुख दाहू। ठीक है ना? अगला यहाँ पे खवाला क्या है? यहाँ पे श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार। हम किसको देखेंगे सर? श्लेष अलंकार को। क्या लिखेंगे? जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तुम कौन धा पाठ पढ़े हाँ कहा, मनु लेहु पै देहु छटांग नहीं। बाकी अगर इससे सिंपल उदाहरण है तो भाई तैयार कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है ना? अगला यहाँ पे चौपाई अथवा दोहा है। लक्षण, लक्षण मतलब क्या होता है सर? परिभाषा। उदाहरण तो मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ? चौपाई का देने वाला हूँ। क्या लिखेंगे चौपाई का सर? एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम व द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं और चरण के अंत में जगड़ क्या है? यहाँ पे ये आपका लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, क्या है? दीर्घ है तथा तगड़ होते हैं। अब इसका उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा खुद से क्वेश्चन बैंक से। ठीक है? उदाहरण हम क्वेश्चन बैंक से रटेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगला है यहाँ पे आपका पत्र लेखन। क्या सर? ये पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका आएगा पेपर में। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने गांव या शहर में बिजली समस्या हो हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखें। मैंने इसको 40 टॉपिक में इंक्लूड किया था, जोड़ा था। 6 नंबर का आता है। तो मैं एक आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, लिखने का तरीका है, ध्यान देना। कुछ चीजें ट्रिक से तैयार करेंगे। जैसे लिखेंगे सेवा में जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हम लिख किसके रहे हैं सर जी? यहाँ पे नियुक्ति हेतु विद्यालय में प्रबंधक को एक नियुक्ति हेतु हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवाम जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सबसे पहले विषय, विषय लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में लिख रहे हैं। तो विद्यालय में नियुक्ति हेतु लिख रहे हैं तो लिख देंगे विद्यालय में नियुक्ति हेतु। फिर महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैंने ये पढ़ाई किया हुआ है, यहाँ से पढ़ाई किया, मेरे इतने मार्क्स है, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये सब। तो अतः मैं हिंदी में पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे रखने की महान कृपा करें, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद धन्यवाद भवदी अब सर, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस और फिर यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा। काम खत्म और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये क्लियर कर लीजिए, काम खत्म यार। बाकी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका आएगा सर निबंध लेखन। सर 9 नंबर का आएगा सर, 9 नंबर का। मैं बोला था ना सर, सब करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा, टेंशन नहीं लेना यार। मैं हूं ना, पूरी तैयारी करवा देंगे। 2 महीने आप जम कर सर मेरे साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा सर। क्या आप निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या का कारण निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। ये करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर महंगाई। किस पर आप लिख रहे हैं सर? महंगाई पर हम लोग यहाँ पे निबंध लिख रहे हैं, तो उस पर करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे सर प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? महंगाई जो आम भाषा में बढ़ती हुई लागतें कही जाती है, एक आर्थिक समस्या है जो अक्सर एक समाज में चरम तक पहुंच जाती है और इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिनमें विभिन्न अर्थशास्त्री, सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं। फिर यहाँ पे महंगाई क्या क्या कारण है, तो आप सीधा लिखेंगे जैसे कि मुद्रास्फीति है, यानी मुद्रास्फीति का असमान और अनियमित रूप से होना महंगाई का प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम होती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। जैसे मान लीजिए अभी $1, एक जो डॉलर होता है उसमें कितने रुपए होते पता है? एक अगर डॉलर आप देखेंगे, $1 में हमारे 80-84 रुपए हैं। तो डॉलर, $1 है अमेरिका का, लेकिन उसमें कितने रुपए हैं? 84 रुपए। तो ज्यादा है ना? तो यानी कि महंगी जो महंगाई है बढ़ेगी। अगर यही कम हो जाए, 50 रुपए हो जाए, तो महंगाई सस्ती हो जाएगी। तो इसको ही क्या क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। मतलब अन्य देशों की तुलना में अपने पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है? अगला हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग थोड़ा नहीं बन पाया है। आपूर्ति का मांग का असंतुलन। आपूर्ति और मांग के असंतुलन से भी महंगाई बढ़ सकती है। अगर किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है
तो उसकी आपूर्ति कम होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके यहाँ किताब है, अब किताब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो किताब क्या हो जाएगी? महँगी हो जाएगी। अगर वही किताब कोई ना पूछे तो सस्ती मिलेगी। तो मतलब कि चीज़ों की आपूर्ति का असंतुलन, आपूर्ति मतलब कि आपूर्ति और माँग का असंतुलन होना। जो माँग है, वो प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे हैं, तो महँगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि, ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में वृद्धि भी महँगाई का कारण बन जाता है, क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों और व्यक्तियों को सीधे परि पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो महँगाई बढ़ी ना, डीज़ल बढ़ गया, महँगाई बढ़ी कैसे? कोई आप सामान जब बाहर से मँगाते हैं तो किसी गाड़ी के वाहन के द्वारा आता है, तो वाहन का चार्ज बढ़ेगा ना, बस वही है। अगला है महँगाई के निवारण, कैसे-कैसे? सबसे पहले मुद्रा पर नियंत्रण, मतलब कि डॉलर ₹84 नहीं बल्कि कम होना चाहिए, बस वही है। आपूर्ति और माँग का संतुलन, मतलब कि जो माँग है, सरकार उसको पूरा करे, ठीक ना? उपलब्ध मात्रा में सामान, फिर लास्ट में लिखाएँगे उपसंहार, मतलब कि इसकी उपसंहार क्या है? तो महँगाई के समाधान में सफलता प्राप्त करने के लिए समझदारी से तैयार की गई नीतियों की आवश्यकता होती है। वे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर उचित दिशा में कदम बढ़ाती है। तो ये रहा क्लास 12th हिंदी के कुल मैंने जो इसमें बताए हैं 14 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि यहाँ पे कम से कम 60 नंबर आपके स्कोर करा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको पूरा पढ़िएगा, और जो मैं 40 टॉपिक पढ़ाया हूँ ना, पूरा कवर करा देंगे। फिर मैं बायोलॉजी शुरू करूँगा, फिज़िक्स शुरू करूँगा, केमिस्ट्री सबका मैं कवर करवा दूँगा। क्वेश्चन जितने भी, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।